मैं बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं थे। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वगैरह का अभी कम हो या नहीं हो पता नहीं, लेकिन जब मैं मैनेजमेंट बेस्ड जो हम लोग एग्जाम्स देते हैं, जो भी हमारे हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिसपे मैनेजमेंट का पेपर होता है, उन सब में आता है कि किस किस तरीके से आप कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी वैसा ही है। दोनों को हम लोग, अभी मैं इसको ठीक से पढ़ा दी हूँ, मतलब जितना भी है ये टॉपिक कवर कर लेते हैं और फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट इसके बाद। मेरे ख्याल से जो आपका फ्री टाइम है वो एक यही है ना, 12 से 1 का टाइम फ्री है। तो 12 से 1 में आज के ऑल्टरनेट में, यानी कल फ्री नहीं हूँ, 11:30 से 1 बजे तक मेरे क्लासेस हैं। तो हम लोग यही अभी जितने बचे हैं दिन, इसी दिन में ये दोनों टॉपिक खत्म कर लेंगे। चलती हूँ, मैं शेयर करती हूँ। प्लीज सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लो, यू पीपल आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ठीक है ना? तो आप लोग सब ऑन रखिए, मुझे अच्छा लगेगा। एक मिनट। Demand schedule, you understand what is demand schedule? ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज होता है या कैसे होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मली मतलब होता है दो लोगों के बीच में किसी एक पॉइंट को लेकर के, किसी एक बात को लेकर के पॉइंट ऑफ डिफरेंस होना, ठीक है ना? जहां आप एक दूसरे से डिफर करते हैं, डिसएग्रीमेंट होना दो लोगों के बीच में, उसी से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो ये आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, यू आर नॉट अग्रीइंग विद समबडी, कोई मुझसे अग्री नहीं कर सकता, किसी से मैं अग्री, या कुछ पूछना है, ठीक है, वो कोई मुझसे डिसएग्री हो सकता है, मैं किसी से डिसएग्री होती हूँ, और इससे डिसएग्रीमेंट से कॉन्फ्लिक्ट का जो सीड्स है वो आता है, इसी से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ये राइवलरी के बीच में हो सकता है, ये कॉम्पिटिटर्स के बीच में हो सकता है, ये तो फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है, और फैमिली मेंबर्स के बीच में हो सकता है। डिसएग्रीमेंट कहीं भी हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट यहीं से थोड़ा पैदा होता है। तो फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, कब आप समझेंगे कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ टू और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी एक पॉइंट पर दो लोगों के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी है, या दे आर नॉट एग्रीइंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और गोल को लेकर के, इंटरेस्ट को लेकर के, या मेथड को लेकर के। ठीक है, रंगोली बनाना है लेकिन थीम डिसाइड नहीं हो पा रहा है, राइट? थीम में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई बोल रहा है कि मैं फीमेल फेटिसाइड पे करना चाहता हूँ, कोई बोलता है कि हम डिफेंस पे करना चाहते हैं या सैनिकों के लाइफ पे करना चाहते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अभी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना, थीम को लेकर के, गोल को सेट करने में। मेथड पे हो सकता है कि मेथड क्या अडॉप्ट करे, कौन से टूल्स यूज करे, कौन क्या वो जो एक आता है नहीं जिसमें डॉट डॉट बना होता है, क्या उसके हेल्प से बनाए, या फिर नहीं हमको खुद आता है ड्रॉ करने, खुद डायग्राम पहले पेंसिल से खींच करके उसको बनाए। जो भी है मेथड पे हो सकता है। तो ये किसी भी एलिमेंट से, किसी भी प्रोसेस के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू चूज अमंग द अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन। क्या हो सकता है, बीसीए करना है या बीबीए करना है, राइट? पटना से करना है, आउट ऑफ पटना करना है, राइट? ये सारे भी होते हैं जो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, ये किसी और के साथ नहीं हो रहा है। नाउ यू आर नॉट एबल टू मेकिंग एनी डिसीजन आउट ऑफ द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज अवेलेबल टू यू, वॉट एवर द कोर्स ऑफ एक्शंस यू कैन पिक। लेकिन जब आप एक पिक नहीं कर पाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब तक आप एक डिसीजन नहीं फाइनलाइज कर लेते हैं, राइट? तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। थर्ड कॉन्फ्लिक्ट का क्या फीचर है, it's a dynamic process and it indicates a series of events. Each conflict is made up of series of interlocking conflict episodes. यानी किसी दो फ्रेंड्स के बीच में, किसी दो फैमिली के बीच में, या किसी रिलेशनशिप में, ठीक है ना? कॉन्फ्लिक्ट अचानक से नहीं आता, ठीक है? अचानक से झगड़ा होता है और लोग अलग अलग रास्ते नहीं पकड़ लेते। बहुत छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं, एक बार मौका देते हैं, 2 बार मौका देते हैं, 3 बार मौका देते हैं, एंड मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है जिसमें एक एक्शन का रिलेशनशिप दूसरे एक्शन से होता है, दूसरे का तीसरे से होता है, और इस तरह से सीरीज ऑफ इवेंट्स क्रिएट होता है, जिस समय आपको डिफरेंट टाइम में ऐसा फील होगा कि ऐसा पहले भी हो चुका है एंड दिस इज नॉट फेयर, मैं हर बार ये चांस नहीं दूंगा किसी को या नहीं दूंगी किसी को, ये गलत हो रहा है, यानी हम दोनों में कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहा है किसी पॉइंट को लेकर, और ये लगातार होता जा रहा है। कभी भी
कॉन्फ्लिक्ट जो विविड होता है, जो क्लियर होता है, वो एक आध प्रॉब्लम्स में नहीं होता है। जब मल्टीपल टाइम्स आपको लगता है कि somebody is cheating you, somebody deceiving you, देन आपका झगड़ा एक्सप्लिसिट हो जाता है। तब जाकर के आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं, ये तो लगातार होता जा रहा है, नाउ आई विल नॉट टेक इट, राइट। तो ये होता है सीरीज ऑफ एपिसोड्स, ये एकाएक नहीं होता, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। एकाएक ऐसा नहीं होता कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत विविड हो जाता है, बहुत ज्यादा विजुअल हो जाता है और लोग समझ जाते हैं कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है। बहुत कुछ जब छोटा 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 इवेंट घटता है तो उसका एक रिजल्ट होता है कि अब एक खुला हुआ एकदम एक्सप्लिसिट कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में, दो पार्टनर्स के बीच में, दो फ्रेंड्स के बीच में, फैमिलीज के बीच में, या किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है। हम अभी इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। इसको ऑर्गेनाइजेशनल टर्म में भी समझेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स, राइट। वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही सकता है, राइट। मुझे याद है सरस्वती पूजा हम लोग, एक मिनट को, ये सब बातें बहुत ज्यादा के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दोस्तों को लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ और कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये छोटे छोटे बातों पे भी हो जाता है जिसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था, लोग साथ आते थे एक इवेंट को पूरा करने के लिए, और इवेंट को पूरा होते ही कहीं कुछ दिक्कत हुआ, अब बस बर्दाश्त नहीं हो रहा तो झगड़ा कर लिया, 2-4 दिन रेस्ट मिला, फिर जाके सब दोस्ती हो गई, राइट। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी परसीव्ड एंड एक्सप्रेस्ड बाय whom? It should must be expressed and perceived by the parties. कॉन्फ्लिक्ट तभी आप बोलोगे कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है जब उसमें से कोई एक पार्टी इसको महसूस कर रहा है, फील कर रहा है, और वो जाकर के एक्सप्रेस भी कर रहा है कि मुझे ऐसा ऐसे लगता है, यू आर डूइंग सच एंड सच थिंग विद मी, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो अभी दूर कर लेते हैं, और अगर ये तुम्हें सही में बिलीफ ही है कि ऐसा ही है देन फिर रहने दो इस बात को, ठीक है, फिर हम अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। यानी कि एक्सप्रेशन जरूरी है, सबसे पहले फील करना जरूरी है कि कुछ तो गड़बड़ है, और फील करने के बाद उसको एक्सप्रेस करना जरूरी है, तभी वो कॉन्फ्लिक्ट के रूप में आता है। कोई अवेयर ही नहीं है, ठीक है, दोनों पार्टीज में से किसी को लगता ही नहीं, कोई तीसरा बोल रहा है वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। दो पार्टीज में, दो लोगों में जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें से किसी एक को तो फील करना चाहिए कि हाँ ऐसा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट। और फिर वो उसको एक्सप्रेस करे कि ये मुझे ऐसा लग रहा है, तब वो कॉन्फ्लिक्ट का रूप लेता है। It is generally agreed that conflict does not exist even though there may be incompatibility in some respect. अच्छा, जरूरी नहीं है हर डिसएग्रीमेंट का मतलब, हर इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब कॉन्फ्लिक्ट ही हो, ठीक है। हम कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं, आप बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, और फिर भी हम एक फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, राइट और रॉन्ग हो सकते हैं ना। तो जरूरी नहीं, ठीक है, हम इनकम्पैटिबल हैं, हमारा अपना पॉलिटिकल व्यू अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक फैमिली के लोग हैं और हमारे बीच में रिलेशनशिप है, हमारे बीच में अच्छे रिलेशनशिप। तो इनकम्पैटिबल होने का मतलब नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसके वजह से आप दोनों के बीच में तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, देन दैट बिकम्स द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। क्लियर। आगे स्टेजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये हम लोग कर चुके हैं, फिर भी पता नहीं मुझे कौन बच्चे थे नहीं थे। तो स्टेजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि सबसे पहला होता है एंटीसीडेंट कंडीशन। एंटीसीडेंट कंडीशन को हम लैटेंट कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। लैटेंट का मतलब आप लोग जानते होंगे, मैंने पिछले क्लास में बताया था, कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय लैटेंट? मुझे पता चले जब हम कौन सा क्लास करते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्लास करते हैं, तो क्या आप उसको भी सीरियसली लेते हैं या बिल्कुल नहीं लेते? या लेटेंट का मतलब क्या होता है? मैम जो चीज हिडन, बिल्कुल सही, शुरुआत नहीं प्रत्यय, गलत आंसर, गलत जवाब, ठीक है। लेटेंट का मतलब शुरुआत नहीं है, लेटेंट का मतलब हिडन होता है। मैंने बताया था, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा 10th में, 11th में नहीं भी पढ़ा होगा तो भी लेटेंट हीट बोलते हैं। यस मैम, केमिस्ट्री में। बिल्कुल केमिस्ट्री का टर्म था मैम। ओके चलिए ठीक है। ओके, तो लेटेंट मतलब हिडन, राइट। लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट पहला ही स्टेज है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट का पहला स्टेज है, प्रत्यय शुरुआती दौर है, लेकिन जहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है बट नॉट फेल्ट एंड एक्सप्रेस्ड बाय एनीबॉडी, राइट। आपको मालूम है कि कॉन्फ्लिक्ट अभी
एक्सप्रेस्ड नहीं किया गया है, इसको अभी फील नहीं किया गया। इट इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर हिडन स्टेट में होता है, पोटेंशियल है। संभवतः अगर हमने अभी इसको ठीक नहीं किया तो ये फ्यूचर में एक झगड़े का कारण बन सकता है। समझ में आया? ये ऐसा सिचुएशन है जो जिसमें काफी पोटेंशियल है, काफी संभावना है कि इन फ्यूचर इट कैन टर्न अप इनटू फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट कंडीशन या फिर लैटेंट कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट स्टेज का पहला स्टेज है, राइट? यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं ध्यान दिया तो फिर वो विविड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो टाइप्स है लैटेंट कॉन्फ्लिक्ट का वो देख लेते हैं। कॉम्पिटिशंस फॉर स्कार्स रिसोर्सेज। किस लिए होता है कॉन्फ्लिक्ट? कब? हिडन स्टेज में जो पहला शुरुआती दौर है कॉन्फ्लिक्ट का, वो क्या होता है? या तो फर्स्ट डिवीजन के लिए, राइट, टॉपर के लिए, राइट, किसी के नजर में अपना स्थान बनाने के लिए, राइट, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटर से एक साथ दो लोग जब एक ही चीज के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं तो जो भी कमी है उस कम रिसोर्सेस को ऑब्टेन करने के लिए, अचीव करने के लिए कंपटीशन होता है, जो एक पोटेंशियल रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का, राइट? ठीक है, पहला ये रीजन हो सकता है, यानी टू कॉम्पिटिटर्स दे वांटेड द सेम थिंग, तो उसके लिए वो आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, रिसोर्सेस कम है तो मुझे मिल जाए, एंड देन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? ड्राइव फॉर ऑटोनॉमी, यानी कि आपको क्या चाहिए? आपको ऑटोनॉमी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक है ना? 18 इयर्स के हो गए हैं लेकिन मम्मी पापा अभी भी फ्रीडम नहीं दे रहे कि हाँ तुम ये पढ़ो, तुम यहाँ से पढ़ो, या फिर तुम ये काम करो, या फिर तुम बोलो या फिर नहीं बोलो, ठीक है ना? मतलब आपको क्या होता है कि नहीं अभी तो जरूरत है, अब मैं रिवोल्ट कर दूंगी या मैं रिवोल्ट कर दूंगा, ठीक है ना? जो हम लोग जिस टर्म में सोचते हैं, ड्राइव फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है ना? अब मैं 18 साल का हो गया हूँ, मुझे लाइसेंस बनवा दीजिए और मेरा ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, मैं अब ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ, राइट? समझ में आया? लेकिन आपको परमिशन नहीं मिल रहा, तो आप इस परमिशन के लिए कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं, लड़के झगड़ के जैसे भी हो, मुझे चाहिए ये, दैट इज फ्रीडम चाहिए, ठीक है ना? अब आप इस चीज के लायक हो गए हैं तो आपको इस चीज का फ्रीडम होना चाहिए, ऑटोनॉमी होना चाहिए। यानी कि ये मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बताए, इसको आप लार्ज स्केल पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे लोग फ्रीडम के लिए फाइट करता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है। ये भी एक रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का। डाइवर्जेंस ऑफ गोल्स, दो लोगों के बीच में, ठीक है ना? अब ग्रुप मेंबर, कोई ग्रुप मेंबर, मैंने अभी एग्जांपल दिया रंगोली कंपटीशन, चूंकि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसीलिए मैं उसी का एग्जांपल लेती हूँ कि कोई किसी का थीम है ब्लड डोनेशन और किसी का थीम है फीमेल फर्टिसाइड और किसी तीसरे का थीम है पेट्रियरिज्म। जब तक आप एक गोल पे नहीं आएंगे, एक एम पे नहीं आएंगे, एक थीम को डिसाइड नहीं करेगा पूरा का पूरा गोल, तब तक तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और अगर उसको नहीं जल्दी से सॉर्ट आउट किया कोई समझदार आदमी उस टीम का कि चलो भाई ये कर लेते, ये अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा क्रिएटिव लग रहा है, तब तक क्या होगा? चांसेस है कि वो जो रीजन है वो बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण बन जाए, राइट? उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में आ सकता है। रोल एम्बिग्विटी, रोल एम्बिग्विटी को कौन डिफाइन कर सकता है? एम्बिगुअस मतलब नॉर्मल टर्म है एम्बिगुअस, या कोई आंसर है? रोल एम्बिग्विटी मतलब क्या समझ में आ रहा है? एम्बिगुअस का कुछ मतलब नहीं मालूम किसी को? कोई बात नहीं। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है? मतलब कि किसी को मालूम नहीं है कि किसको करना क्या है। मैंने बोला आपसे, मैंने बोला प्रत्यय से कि मुझे ये बताओ, अच्छा मैंने आपको सीधा क्लास में बोला कि मुझे बताइए कि क्या क्या टॉपिक रह गया कवर करने के लिए, ठीक है? मैंने ये नहीं बताया कि ये कौन बताएगा, माही बताएगी, अभिनव बताएगा, श्रेयांश बताएगा, कौन बताएगा, ठीक है? मैंने ये नहीं बताया, नहीं बोला। आई जस्ट लेफ्ट इट टू द होल ऑफ द क्लास कि मुझे कोई बताओ क्या क्या टॉपिक रह गया पढ़ने के लिए। रोल एम्बिग्विटी, सबने या तो मुझे सबने मैसेज कर दिया जो एक्टिव लोग हैं इस क्लास के, मैम ये बचा है, मैम ये बचा है, मैम, या फिर मुझे किसी ने मैसेज नहीं किया, क्या लगा? अच्छा मोनिका बता दी होगी, अच्छा प्रत्यय बता दिया होगा, अच्छा अभिनव बता दिया होगा। समझ में आ गया? मतलब
या तो बहुत सारे लोगों ने वो काम कर दिया या किसी ने किया। क्यों? क्योंकि मैंने किसी का नाम लेकर नहीं बोला था। व्हेन आई स्पेसिफाई द नेम कि मुझे ये तुलिका बताएगी, ये अभिनव बताएगा या ये ऋतिक बताएगा, फिर वो क्लैरिटी हो गया कि अब ये मेरा काम है। तो जब किसी काम को करने में आपको वेल डिफाइंड जॉब नहीं पता हो, रोल नहीं पता हो कि ये किसका काम है, तब क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वो बोलेगा तुमने क्यों नहीं बताया, मैम ने पूछा था तो। अरे तुम सीआर हो, तुम बताओ, मुझे क्या मतलब। समझ में आया कैसे रोल एम्बिग्विटी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? तो ये चारों पोटेंशियल रीजंस हैं कि इन वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, राइट? दैट्स व्हाई दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, हिडन कॉन्फ्लिक्ट। ओके, चलिए अब हम चलते हैं परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट पे। अब एक बार फिर से डायग्राम को देख लो पहले, फिर हम चलते हैं। परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट इधर लिखा हुआ है और फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट इधर लिखा हुआ है, यानी कि जब लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट का दो रूप में इमर्ज हो सकता है, आगे बढ़ के लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट या एंटीसीडेंट कंडीशंस दो रूप में इमर्ज कर सकता है। एक क्या है? परसिव्ड और एक क्या है? फेल्ट, राइट? चलिए अब दोनों एक जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल सिनोनिम्स लग रहा है, परसिव्ड एंड फेल्ट इज वन एंड सेम थिंग। थोड़ा सा जो हेडलाइन डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब हुआ? पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट में परसीव अबाउट इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द इंसिडेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दो समटाइम्स दिस परसेप्शन में बी रॉन्ग। मतलब आपको लग रहा है कि दो पार्टीज के बीच में, दो पर्सन के बीच में कुछ इनकम्पैटिबल है, कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, लेकिन ये गलत भी हो सकता है, ठीक है ना? हम क्या समझाते हैं अपने आप को कि उसने ये जानबूझकर किया होगा, फिर दूसरे समय लगता है नहीं नहीं नहीं, गलती से हो गया होगा, ऐसा नहीं कर सकता वो, राइट? अभी इस कंडीशन पे हैं हम, परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट, राइट? कभी खुद ही लगता है निगेटिव, कभी खुद ही लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, ऐसा होगा नहीं, राइट? दैट मीन्स व्हाट कि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पे कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग का सिचुएशन है। ये स्टेज वो होता है जहां पे फ्रस्ट्रेशन या गोल को लेकर के या एम को लेकर के किसी के आदमी के बीच में, किसी के अंदर थॉट या फ्रस्ट्रेशन का सिचुएशन होता है। नॉर्मली ये मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन का रूप होता है। मैंने कहा ना, परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स अकर्स ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टीज ईच अदर्स ट्रू पोजीशन। आपको पता ही नहीं है कि क्या वो जानबूझकर गलत कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है हो सकता है उसने कुछ अच्छा सोचकर ये काम किया होगा, मैं ऐसे ही रिएक्ट कर रही हूँ। अभी आपके अंदर चल रहा है ये, क्लियरली आपको नहीं पता है योर ओन पोजीशन कि क्या ये लड़ाई है, होने वाला है या कुछ नहीं है, आई एम जस्ट ओवर थिंकिंग। समझ में आया? ये जो कंडीशन होता है ये परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट का होता है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है कैसे? बातचीत करके। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप कम्युनिकेट करिए। किसी के मन में अगर आ गया कि मैंने किसी के साथ जानबूझकर गलत किया, लेट मी नो, ठीक है ना? मैं क्लियर करूंगी कि ये मैंने किया है या नहीं किया है, या फिर मैं झूठ बोलूंगी तो आप झूठ को तो पकड़ ही सकते हैं, राइट? कि बोलते समय मैं सक पका गई, दैट मीन्स कि मैं आई एम लाइंग, है ना? तो ये क्या होता है? ये वो स्टेज है जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग से आप कॉन्फ्लिक्ट में आप हैं, आपको क्लियर पोजीशन नहीं पता है अपना, तो क्या करें? आप बातचीत से, कम्युनिकेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट दूसरा रूप हो सकता है। एक तो परसीव है जहां आप खुद ही कंफ्यूज है कि झगड़ा है कि नहीं है, प्रॉब्लम है कि नहीं है। बट फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या हुआ? अब आपने इसको फील किया है, सेवरल टाइम्स यू फेल्ट कि नहीं ये जानबूझकर किया जा रहा है। नाउ देयर इज नो मोर कंफ्यूजन, नाउ आई एम डैम श्योर कि कॉन्फ्लिक्ट है, नाउ आई एम डैम श्योर कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ, मुझे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट? दिस इज फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। ये दोनों रूप में इमर्ज हो सकता है एंटीसीडेंट कॉन्फ्लिक्ट, राइट? अब ये फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट डिफर फ्रॉम परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट, वहां पे आपको खुद तय नहीं कर पा रहे थे, तो चांसेस देने का जो दिया जाता है ना वो परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट में दिया जाता है। अच्छा ठीक है भाई, लगता है मुझे कुछ गलती हो गई समझने में, कोई बात नहीं, विल कैरी ऑन, विल कैरी ऑन, विल कैरी ऑन। लेकिन द मोमेंट यू फील दैट ये पर्पसली, ये जानबूझकर ऐसा हो रहा है, देन क्या किया आपने? उसको पर्सनलाइजेशन कर लिया, आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनलाइज कर लिया। मतलब एकदम से श्योर है कि देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और इसलिए वो कोई मेरे पीछे जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। मतलब आप कोई शक नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, एकदम क्लियर है कि झगड़ा है। समझ में आया?
मैंने फील किया कि ये सेवरल टाइम्स हुआ है, यानी यू इंटरनलाइज। इंटरनलाइज का मतलब होता है कि आपके पूरे आत्मा तक वो बात पहुंच गई है, आप पूरा अंदर तक समझ गए हैं, एब्जॉर्व कर चुके हैं, और नाउ दिस टाइम यू आर कन्विंस्ड कि कॉन्फ्लिक्ट है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसको लेकर के। ओके, सो देर में भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन यानी कुछ काम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ काम से फालतू का भी कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, जिसका काम से वर्क प्लेस से या फॉर्मल सेटअप से कोई लेना देना नहीं है, बस कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक दिन टिफिन शेयर नहीं किया गया मैम ने, सोनी मैम ने मुंह फुला लिया, राइट? आप जान दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करना, ठीक है? मेरा फेवरेट केक लाई थी और दूसरे दूसरे को खिला दी, बोली भी नहीं। गेटिंग द पॉइंट? अब फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, जाने दो। तो ये अनऑर्गेनाइजेशनल है, ऑर्गेनाइजेशन के काम से इसका कोई मतलब नहीं, ऐसे फालतू की बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो गई, दैट बिकम्स। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको आप इंटरनलाइज करते हैं। हाँ निशा, मैंने अनम्यूट करने का तुम लोगों को तो अलाउ किया है? यस मैम। क्या? मैम परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट भी तो परसेप्शन से बनता है ना, मतलब हम लोग बताती दो हूँ, चार बार बताती देख हूँ। लेते हैं। बिल्कुल परसेप्शन है, लेकिन परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट में एक प्रॉब्लम है जो फेल्ट में नहीं है। परसिव्ड में क्या होता है ना कि कोई तुम्हें बिना बताए कहीं चला जाए, ठीक है ना, आपको लगे अरे उसने मुझे बोला था कि मेरे साथ जाएगी, पर बिना बताए चली गई। अब आपको क्या लगता है कि जानबूझकर छोड़ कर गई है, मुझे लेकर जाना ही नहीं चाह रही थी, ठीक है? एक पॉइंट क्या आएगा, दूसरा आपके दिमाग में उसी समय आएगा, इफ यू आर गुड फ्रेंड्स या अच्छी रिलेशन है, आपके समझ में आएगा हो सकता है उसको कुछ जल्दीबाजी हो ना, चली गई होगी, हो सकता है उसको बताना भूल गई हो सकता है उसका फोन डिस्चार्ज हो या इमरजेंसी आ गया हो, चली गई बिना बताए। दोनों सिचुएशन आता है कभी कभी एक आदमी के यस रूप में। यस मैम। आप खुद को खुद क्लियर नहीं कर पाते हो कि ये जानबूझकर किया गया या फिर मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, कुछ तो ऐसा बात हुआ होगा कि वो चली गई मुझे बिना बताए, राइट? ये परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट है। अभी तक आपने इसको श्योर नहीं किया, आपने अपने अंदर भी अभी तक इस बात को निश्चित तौर पे नहीं समझा है कि ये गलत जानबूझकर किया गया है या गलती से गलत हुआ है, राइट? वो परसेप्शन है, लेकिन यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा कंफ्यूजन है इस जगह को लेके, इस पॉइंट को लेके कि जानबूझकर छोड़ा गया है या गलती से छोड़ा गया है, राइट? लेकिन फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट में अब आपको पक्का हो गया कि हर बार थोड़ी ना इमरजेंसी होता है, हर बार छोड़ के चली जाती है, ठीक है ना, कभी भी साथ नहीं लेती। अब इसका मतलब है कि ये तो जानबूझ करके किया जा रहा है, राइट? अब आपने एकदम श्योरिटी होगी, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं मैम, मुझे मालूम है ना जानबूझ करके ये सब कुछ चल रहा है, राइट? अब हो गया क्या? फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, इनकंसिस्टेंसी इन डिमांड्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल। चलिए ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में एग्जांपल है कि इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी इन डिमांड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है एंड इंडिविजुअल नीड्स में क्रिएट इंटरनलाइजेशन, और आपको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा कि जानबूझ करके छोड़ रहा है, और हर बार अगर छूट रहा है दैट मीन्स पक्का हो गया, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन समझ गया कि ये कुछ आदेश को फॉलो करना ही नहीं चाहता, ये सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहता है, देन ऑर्गेनाइजेशन टेक अदर एक्शन टू उसको अलाइन करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए, या फिर उसको निकाल देगा, यही करेगा। दिस इज व्हाट फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट। चलिए फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया, तो आगे बढ़े। फोर्थ स्टेज जो है, ये दोनों दो डायरेक्शन में गया, उसके बाद मैनिफेस्टेशन हो गया। पहले में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने और मौका दिया, लेकिन इस बार आप श्योर हो गए कि कॉन्फ्लिक्ट है। नाउ व्हाट मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब आप दो पार्टीज के, दो लोगों के बीच में जो बिहेवियर है, जो रिस्पॉन्सेज, वो इंटायरली डिफरेंट मिलेगा आपको। गुस्सा मिलेगा, पैथी मिलेगा, विड्रॉल मिलेगा, जान दो मुझे इस झंझट से मतलब ही नहीं, मैं उस ग्रुप से अपने आप को काट लेता हूँ या काट लेती हूँ, ठीक है ना, बात ही नहीं करना मुझे। ये आंसर हो सकता है। एक हो सकता है कि दोनों भिड़ जाए, ठीक है ना, एकदम कोलिजन हो जाए, झगड़ा हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। जो भी रूल है जो ओबे करते थे आप अभी तक, वो आप डिसओबे करना शुरू कर दे, ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करना बंद कर दे, ये सारा। विड्रॉल मतलब आप उससे अपने आप को काट ले, ठीक है ना, नहीं करना मुझे झंझट, लेकिन मैं अपने आप को इससे अलग कर लूंगी, विड्रॉल हो जाए आपका हर एक पार्टिसिपेशन, हर एक चीज से। दीज आर मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। भाई अब समझ लो, ये सब अगर हम कर रहे हैं तो हमको अब और बर्दाश्त नहीं है, अब हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये सब मैनिफेस्टेड कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब स्पष्ट रूप से टीम मेंबर्स या दूसरे टीम के लोग भी इस चीज को देख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एकदम से खुल्लम खुल्ला
बातचीत बंद है या झगड़ा है या फिर कोई किसी को टोक नहीं रहा है, इस टाइप का जो सिचुएशन होता है इसको बोलते हैं हम मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इस स्टेज पे देयर आर अटेम्प्ट्स मेड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जो हम आगे पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जहां अब यहाँ पे अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, फिक्स नहीं किया सिचुएशन को, तो क्या होगा, उसके बाद आपके हाथ से निकल जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। तो देयर आर सेवरल वेज, देयर आर सेवरल मैकेनिज्म जिससे आप कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकते हो, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, यहाँ पर आप फिक्स करने का चांसेस है। ये फोर्थ स्टेज है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे खुल्लम खुल्ला झगड़ा, ठीक है ना, युद्ध का बिगुल बज चुका है पांडव और कौरवों के बीच में, इस तरह का मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। बहुत जो भी करना था कर लिया, नाउ मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा हो गया। अब क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमैथ। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ मतलब होता है आफ्टर इफेक्ट, किसी भी चीज का बाद में क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या इफेक्ट होगा, इसको हम आफ्टरमैथ बोलते हैं। अगर आउटकम क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट का, कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से हम लोग आज भी पढ़ लेंगे। दो तरह का हो सकता है, कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है। बोलोगे पॉजिटिव कैसे होता है, चलेंगे हम उस पर बाद में, अभी तुम बस समझ लो कि कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट कभी कभी पॉजिटिव भी होता है, राइट, एंड कभी कभी निगेटिव रिपरकशंस भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट। तो दोनों ही तरह का रिजल्ट हो सकता है अगर कॉन्फ्लिक्ट को जेन्युइनली आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, मेरे मैनेजमेंट के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और मैं मुंह फुला के बैठ गई और मैंने काम करना बंद कर दिया, प्रॉब्लम हो गया, पर मैं गई मैनेजमेंट को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, पैचअप हो गया, मैं आगे से फिर से कंफर्टेबल हो गई वहां पे काम करने में। आफ्टर मैथ पॉजिटिव निकला, ठीक है ना, अपने अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके कम्युनिकेट करके हमने सॉल्व कर लिया और ठीक हो गया। आफ्टर मैथ निगेटिव भी हो सकता है, वो आप पे कुछ प्रेशर डाल रहा है, फोर्स डाल रहा है कुछ करने के लिए जिसमें आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो, आप बिल्कुल किसी कीमत पर उस चीज के साथ नहीं जा सकते हो। क्या किया, दोनों के अलग अलग रास्ते हो गए, निगेटिव रिपरकशंस हुआ, निगेटिव रिजल्ट आया। तो इसके दोनों ही रिजल्ट आ सकते हैं अगर आपने जेन्युइनली दोनों पक्षों के प्रॉब्लम्स को सुना, समझा और उसको एक्सप्लेन करने का मौका दिया और तब आपने उसको सेल्फ सॉल्व किया, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। लेकिन आपने क्या किया, सप्रेस कर दिया, दूसरे पार्टी को तुम नहीं कुछ बोल सकते हो, सुनो ये तुमसे सीनियर है, तुमसे बड़े हैं, ये बहुत समझदार है, ये जो बोल रहे हो वही सही है। क्या हुआ, आपको मौका नहीं दिया गया बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। क्या हो गया, अब आपने क्या किया, आपने वो जो कॉन्फ्लिक्ट मैनिफेस्ट हुआ था उसको दबाने की कोशिश की, और जब सीड्स को दबाया जाता है तो वो ट्री बन जाता है, ठीक है ना, यानी वो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन जाएगा, वो एक्सप्लोड करेगा, वो एक्सप्लोजन का एक रीजन बन सकता है। इसीलिए समय पर बात को खत्म कर लेने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फ्यूचर की टल जाती है, लेकिन अगर उस समय आपने एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर में वो एक्सप्लोड करेगा एक रिवॉल्यूशन की तरह, एक बहुत धमाकेदार रूप से फिर वो उसका विस्फोट होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमाथ दोनों हुआ, पॉजिटिव भी हुआ और निगेटिव भी हुआ। ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे चलते हैं। अब ये क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो अभी बता रही हूँ, दो तरीके को कॉन्फ्लिक्ट को देखने का दो नजरिया है। एक हमारा ट्रेडिशनल नजरिया है, झगड़ा मतलब नेगेटिव, ठीक है। एक हमारा दूसरा नजरिया ह्यूमन रिलेशंस व्यू, यार दो लोग जहाँ पे, बोलते हैं ना बर्तन जहाँ पे रहते हैं वहां पे ढनमन ढनमन होता है, खटपट खटपट होता है, टन 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 होता है। ह्यूमन रिलेशन व्यू होगा ही होगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते, दो लोग रहते हैं, झगड़ते हैं, प्यार से रहते हैं, ये सब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, ऐसे ही होना है। ट्रेडिशनल व्यू होना नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बोलता है ह्यूमन रिलेशन व्यू। इंटरैक्शनिस्ट व्यू क्या बोलता है कि ये इंटरैक्शनिस्ट व्यू का मतलब होता है कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता है, इसका असर पॉजिटिव भी होता है। इसलिए सर्टेन लेवल तक, अब मैं जब आपको स्ट्रेस बढ़ाऊंगी तब भी मैं आपको बताऊंगी कि सर्टेन लेवल तक स्ट्रेस भी ठीक है, अच्छा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं है। बताएंगे कैसे, जब उस टॉपिक पे चलेंगे तब। अभी यहाँ पे इंटरैक्शनिस्ट व्यू बोलता है कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होना भी चाहिए, ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, इसकी कुछ असर पॉजिटिव भी होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को डिफरेंट लोगों ने डिफरेंटली लिया है, इसका डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है। अप्रोच है, सबसे पहला हम ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे, ट्रेडिशनल व्यू देखेंगे। समझ में आ रहा है ना, कुछ भी बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है? ठीक नो है, मैम। ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में इसको, जब मैंने आपको बताया एक लाइन में समझ लो, निगेटिव माना गया है। जो भी क्लासिकल थियरिस्ट थे उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को डिसफंक्शनल यानी कि
यानी कि ये काम के आरे आएगा, मतलब काम नहीं करने देगा। कैसे नहीं करने देगा? याद है 5 भाइयों की कहानी जिनमें हमेशा झगड़ा होता रहता था। उसके पिताजी के लिए वो बहुत चिंता का विषय था कि मैं बूढ़ा होया जा रहा हूँ, मैं आने वाले समय में गुजर जाऊंगा, फिर मेरे 5 बेटे क्या करेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे और इसका फायदा दूसरे लोगों को हो जाएगा। इसीलिए जो उन्होंने समझाया था कि जाओ लकड़ी चुन के लाओ 5 जगह से, और एक सब तोड़ो तो तोड़ दिया था, और एक इकट्ठा करके तोड़ो तो किसी से टूटा नहीं था। बहुत प्रचलित कहानी है ये इस तरीके से देखता है कॉन्फ्लिक्ट को कि अगर आप लड़ झगड़ रहे हैं आपस में तो आपका कभी ग्रोथ नहीं होगा, राइट। वो आपके ग्रोथ में एक हिंड्रेंस का काम करेगा, एक ऑब्स्टिकल का काम करेगा, और आपको प्रोडक्टिव नहीं होने देगा। आप जब यूनाइटेडली काम को करते हैं तो ही काम होता है। ट्रेडिशनल व्यू इतना क्लियर है, इतना साफ है। अब तुम बोलो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बात तो बिल्कुल सही है, झगड़ते रहेंगे 5 भाई तो ग्रोथ कैसे होगा उनका? वो अपना काम कैसे करेंगे? वो तो लड़ाई झगड़ा में अपना पूरा समय नाश कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये एक अप्रोच है कॉन्फ्लिक्ट को देखने का। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बोलता है कि ये एक नेचुरल फिनोमेनन है। यार तुम कुछ भी कर लो, 5 भाई कितने भी पढ़े लिखे संयमित और संयमित हो, वो अपना अपना काम भी कर रहे हो, हमेशा लड़ झगड़ नहीं रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ बात ऐसी होगी जिसपे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट होने का मतलब होता है आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। जहां पे हम दिमाग ही ना लगाए वहां पे कैसा कॉन्फ्लिक्ट? ठीक है, मुझे जो बोल दिया गया मैं कर दूंगा, क्यों झगड़ा होगा? कुछ झगड़ा का रीजन है, लेकिन मुझे जो बोला गया मैं पूछूंगा ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप, इसको इस तरीके से क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये ज्यादा शॉर्टकट तरीका है, ये ज्यादा एडवांस तरीका है। और क्या हो रहा है अब? वादे वादे जाए थे, यानी कि अब क्या हो रहा है? डिबेट हो रहा है उस पॉइंट पे। डिबेट कौन लोग करते हैं? जो स्कॉलर्स होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वही डिबेट करता है ना, वही उस पॉइंट को। और तब क्या होता है? तब जा करके निचोड़ आता है कि ये जो बात है वो बिल्कुल सही कही गई है। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में कॉन्फ्लिक्ट को एक नेचुरल फिनोमेनन माना गया है कि जहां एक से अधिक लोग होंगे वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, वहां पे दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होगा। और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसी भी चीज को लेके हो सकता है, गोल्स को लेकर के, पर्सनालिटी, परसेप्शंस, वैल्यूज, किसी भी चीज पर ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का निगेटिव असर कब होता है? जब आपने उसको अच्छी तरीके से नहीं सॉर्ट आउट किया, जब आपने इसको निगेटिव अप्रोच से देखा कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है झगड़ा झाटी, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा कर लो और अलग अलग हो जाओ। नहीं, जब आप इसको एक सर्टेन लेवल पे रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप डिबेट करिए, और फिर आप ओपन रहिए। ओपन किस चीज के लिए होना है? कंक्लूजन को होने के लिए। इससे बड़ा छोटा नहीं हो जाएगा। अगर किसी दूसरे का पॉइंट सही है तो आप छोटे नहीं हो जा रहे। क्या हुआ? आप उस सही पॉइंट को डिस्कवर किया। अगर यह आपका अप्रोच रहेगा कि चलो इस डिबेट से कम ये तो पता चला कि ये चीज सही है, राइट। वरना हम अभी कल क्या हुआ था मैं बताती हूँ। कल एक क्लास में मैं पढ़ा रही थी, उस क्लास में मैं ऐसे ही रिटेल मैनेजमेंट का कुछ पढ़ा रही थी और एलजी की बात आई। तो एक बच्चे ने बोला कि एलजी का मतलब लाइफ इज गुड। ठीक है, अच्छा हुआ उसने लाइफ इज गुड बोल दिया। ठीक है, एलजी का फुल फॉर्म। मैंने बोला नहीं ये गलत है। तो पूरे क्लास में नहीं मालूम था कि ये गलत है, बिकॉज सबको लग रहा था लाइफ इज गुड सही है, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया? रोका। अब रोकने से क्या फायदा हुआ? मैंने बोला नहीं ये गलत है, एक बार तुम लोग चेक करो। लाइफ इज गुड उसका टैगलाइन है, इट्स नॉट द फुल फॉर्म ऑफ एलजी। एलजी का फुल फॉर्म है क्या? है माही? नहीं मालूम? लकी गोल्ड स्टार। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है लकी गोल्ड स्टार, जिसको लोग लाइफ इज गुड करके समझते हैं। तो मैंने कहा देखो, अब अच्छा हुआ ना उस बच्चे ने ये बोल दिया। ये बोल दिया तो मैंने पूरे क्लास का कंफ्यूजन दूर कर दिया। तो ये पॉजिटिव हुआ ना, कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ। मैंने रोका, मैंने उस पर सहमति नहीं दिखाई। अगर मैं उसके साथ बोलती हाँ भाई तुम एकदम सही बोल रहे हो, चलो आगे सुनो, अब मैं ये बोले जा रही हूँ, छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटी सी बात है, लेकिन उसको आपने सही कर दिया। मैंने आज ही क्लास में, अब एक जगह मैं सही थी दूसरी जगह मैं गलत थी। मैं आज ही की क्लास में एक जगह बोली कि बाइजूस का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो बताया कि ये बाइजूस इसलिए फैला क्योंकि ये ऑनलाइन एजुकेशन राइट नाउ इन डिमांड। ठीक है ना, ये हाई टाइम है कि लोग ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के एडेप्टिव हो जाए, इसको अपने नॉर्मल लाइफ में अडॉप्ट कर ले। ठीक है, इसीलिए बाइजूस इतना फैल रहा। आकाश को भी उसने टेक ओवर कर लिया क्योंकि उसका डिमांड इतना बढ़ गया इस मोड ऑफ एजुकेशन का। और इसलिए नहीं क्योंकि शाहरुख खान उसका ब्रांड एम्बेसडर है। किसी बच्चे ने कहा कि नहीं मैम शाहरुख खान उसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, नीरज चोपड़ा हो गया है। ठीक है, मैं जब तक
टीवी देख रही थी तब तक मुझे शाहरुख खान दिख रहा था, हो सकता है ये चेंज हो गया और ठीक है, मुझे भी नया नॉलेज मिला, मुझे भी समझ में आया। अब इसके लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा। अगर मैं उसको डांट फटकार के चुप करा दे तो यार मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं तुमसे ज्यादा समझती हूँ, चुप रहो तुम, क्या होता है ये? दिस इज ट्रेडिशनल व्यू, ठीक है ना। देखो ना आजकल के बच्चे ऐसे हो गए, कुछ भी बोलते हैं, उन्हें पता नहीं क्या है सही है क्या गलत है, जो टीचर बोले उसको चुपचाप मान लो। ये तरीका नहीं है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इस तरीके को बोलता है गलत है। ओपन ओपन रहिए, ठीक है ना। और जो कुछ बोल रहा है हो सकता है उसमें क्या हो, कुछ ना कुछ बात सही हो, तो सही चीजों को ले सकते हैं आप कहीं किसी भी दिशा से। और ये बहुत नेचुरल है कॉन्फ्लिक्ट होना, जो दो लोग हैं तो उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, रहेगा, ठीक है। इसको आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो अप्रोच आपको समझ में आ गया, और तीसरा अप्रोच है इंटरैक्शनिस्ट व्यू। ये व्यू क्या बिलीव करता है एक्चुअली, इसके हिसाब से दिस व्यू इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ओनली a positive force in a group but also necessary to perform effectively। हमेशा जरूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ हो तो झगड़ा ही होगा। ये एक सिर्फ पॉजिटिव फोर्स नहीं है, बल्कि कभी कभी ये जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है कॉन्फ्लिक्ट होना, ताकि आप अपने काम को इफेक्टिवली कर सके। इफेक्टिवली कर सके मतलब बेहतर तरीके से कर सके। एक तरीका मालूम है हमको क्लास करने का, एक तरीका मालूम है मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाने का, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका हो जरूरी तो नहीं ना, हो सकता है इससे भी ज्यादा अच्छा तरीका हो, राइट। तो आप जब कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, आप दूसरों से सीखते हैं, और सीखने के बाद ज्यादा अच्छा तरीके से अपने ही क्लासेस को ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से ले पाते हैं। तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपने अपने मोड ऑफ स्टाइल को चेंज किया और ज्यादा इफेक्टिव हो गया आपका काम। इसमें क्या होता है कि जब आप कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, जब आप किसी को काटते हैं, तो क्या होता है, क्रिएटिव आइडिया जनरेट होता है, इनोवेटिव आइडिया जनरेट होता है। समझ में आ गया? यानी कि आप उस समय क्या करते हैं, जो आपका एक लक्ष्मण रेखा है उससे आप बाहर निकलते हैं और कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। जब आपको एक आदमी बोलता है कि ये भी इसका प्रोसेस हो सकता है, ABCD भी एक ऑप्शन है इस काम को करने का, यू एक्सप्लोर, ठीक है। उस समय तो रोका, थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, एक्सप्लोर किया, और आपको लगा वाह बहुत अच्छी बात बताई तुमने, सच में ये बहुत अच्छा तरीका था, राइट। दैट बिकम्स इंटरैक्शनिस्ट व्यू में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, थोड़ा सा डिबेट होता है, एंड देन हार्मोनियस पीसफुली कोऑपरेशन के थ्रू वो ग्रुप मेंबर वापस से कुछ एक नया क्रिएटिव तरीका लाते हैं जिससे अपने काम को कर पाते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप लीडर का काम होता है कि वो अलाउ करे कॉन्फ्लिक्ट करना। ग्रुप लीडर कैसे अलाउ करेगा, आई अलाउ दिस टीम टू ब्रेनस्टॉर्म अमंग देमसेल्व्स। एक टॉपिक दे दिया और 10 लोगों का ग्रुप बना दिया और बोला कि तुम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करके देखो कौन सा सबसे अच्छा तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सब एक दूसरे की काटेंगे, अपनी बात रखेंगे। ग्रुप डिस्कशंस में भी यही होता है, एक दूसरे की काटेंगे फिर अपनी बात रखेंगे, एंड फाइनली अंत तक जाते जाते पूरा ग्रुप एक कंक्लूजन पर आ जाएगा कि हाँ ये बात सही है। समझ में आया? उस तरीके से भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ये क्रिएटिव तरीका है, ये एक सेल्फ क्रिटिकल तरीका है, जहां अपने ही प्रॉब्लम, अपने ही दिए गए स्टेटमेंट्स में आप खुद ही गलतियां आपको मिलती है और फिर आप उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, राइट। तीनों तरीका समझ में आया? यस These are the different approaches to see a conflict। कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे देखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है, मैंने आपको एक आध अभी बताए। थोड़ा सा ग्रुप जो ये पॉइंट्स है उसमें हम देख लेते हैं। ये इनोवेशन की तरफ लीड करेगा, झगड़ा होगा तो इनोवेशन होगा, ठीक है ना। हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो कोई इनोवेशन नहीं होगा। झगड़ा मतलब अब तुम उस तरह का झगड़ा मतलब, झगड़ा मतलब बातों को काटना, ठीक है ना। हमने आपके बातों को काटा, इसलिए नहीं कि काटना है, इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छा आइडिया है, ठीक है, मेरे पास कुछ और अच्छा थॉट है, मैं वो बताना चाहती हूँ। तो क्या हुआ, जब आप इनोवेटिव होते हैं, जब आप कॉन्फ्लिक्ट रहता है और एक दूसरे की बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो कोई एक इनोवेटिव आइडिया आता है, राइट। कुछ नया तरीका, नया ढूंढ के निकालते हैं आप काम करने का। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट ब्रिंग्स कोहेसिव इन ग्रुप। ये तो एकदम से उल्टा बात है। हाउ इट ब्रिंग्स कोहेसिवनेस इन ए ग्रुप, देखो
इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, कोहेसिवनेस इन ग्रुप का क्या मतलब होता है? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले दिन की क्लास में, वही एग्जांपल आज भी देती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट कैसे ग्रुप में कोहेसिवनेस लाता है? कोहेसिव का मतलब क्या होता है? एक करना, ग्रुप के मेंबर को आपस में जोड़ कर रखना, कनेक्ट करके रखना, यही होता है ना कोहेसिव का मतलब। कोहेसिव फोर्सेस, एडेसिव फोर्सेस, ये अगेन फिजिक्स में है, राइट? आप पढ़ चुके हैं। ये कोहेसिव फोर्सेस का मतलब होता है जोड़ करके रखना, फेविकॉल की तरह ग्रुप मेंबर्स के बीच में टीम स्पिरिट को जनरेट करके रखना। देखो, एक घर पे चाहे कितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन पड़ोसी जब झगड़ा करता है तो पूरा का पूरा घर एक होकर के उस पड़ोसी को जवाब देने चला जाता है। ये क्या हुआ? जब इंटर ग्रुप यानी दो अलग अलग ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हम भारत में कितना भी लड़े, ठीक है ना, हम अपने बिहारी में, अपने अड़ोस पड़ोस में जितना भी लड़े, लेकिन बिहारी को अगर कोई तीसरा आदमी आग दिखाएगा तो सारा बिहारी मिलकर के जवाब देगा। दैट मीन्स ग्रुप कोहेसिवनेस समझ में आया? दिस इज हाउ इट वर्क्स। जब दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हो तो टीम मेंबर्स काफी क्लोज आ जाते हैं और एक होकर के उसका आंसर देते हैं। तो इसलिए भी कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है, ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट प्रोवाइड चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट एज दीज डेवलप हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। क्यों? मैंने कहा ना, जहां लोगों को अपना दिमाग यूज नहीं करना होता है, ठीक है, जहां ओनली योर ऑटोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में आपको कुछ भी नहीं यूज करना, आपको जो कहा गया आप उसको फॉलो करिए। आपको मैम ने पढ़ाया होगा ऑटोक्रेटिक अप्रोच, पार्टिसिपेटिव अप्रोच, पढ़ाया होगा ना, 4 अलग अलग अप्रोच मैनेजमेंट के। ये भी इंपॉर्टेंट है ओपी यस में। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्रुप्स भी याद रखना, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस याद रखना। दीज आर द इंपॉर्टेंट, ग्रुप फॉर्मेशन, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, फॉर्मिंग, ये सब भी याद रखना। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसीलिए हम बता रही थी कहाँ तुम्हारा ज्यादा फोकस होना चाहिए, और एकदम फेवरेट क्वेश्चन है सारे एग्जामिनर का। नाउ ये मैं बोल रही थी कि जहां पे आपको दिमाग ही नहीं लगा था वहां क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा? जो ऑर्डर आया उसको पूरा कर दो, गलत होगा सही होगा वो जाने। कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब आपके यहाँ जो सिचुएशन है जहाँ पे ओपन किया जाए किसी प्रॉब्लम को डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए, तो क्या होगा? एक चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उससे। हर लोगों के पास कुछ ना कुछ है शेयर करने के लिए, कुछ ना कुछ है उनके पास बताने के लिए कि ये चीज हो सकता है। तो जहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है? एक कंपटीशन होता है, ठीक है ना। अब लोगों के बीच में कंपटीशन है जस्ट टू प्रूव कि मेरा जो पॉइंट था वो बिल्कुल सही था, राइट? सबने अपने पॉइंट्स को रखा। इसीलिए उस जमाने में शास्त्रार्थ किया जाता था, इनविटेशन जाता था। झगड़ा करने के लिए कौन इनविटेशन देता है? लेकिन पुराने जमाने में अलग अलग राजाओं के घर में वो इनविटेशन भेजा जाता था कि आज फलाना आदमी के यहाँ जैसे आजकल हम लोग कॉन्फ्रेंस, वेबिनार, सेमिनार करते हैं ना, तो एक कॉलेज में सेमिनार हो रहा होता है तो अलग अलग कॉलेजेस के लोग जो स्कॉलर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो जाते हैं और अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं, राइट? अपना स्कॉलरी पेपर जो होता है वो प्रेजेंट करते हैं। उसी तरह उस जमाने में होता था कि किसी एक जगह पे ऐसा डिबेट का वो बनाया जाता है कि हम वेन्यू और डेट टाइम डिसाइड होता, और जगह जगह के विद्वान लोग आते थे और उसमें पार्टिसिपेट करते थे, ताकि वो सारे एक्सपर्ट्स एडवाइस को एक जगह पे रखा जा सके, सुना जा सके, और उसका निचोड़ निकाल करके एक अच्छा एटमोस्फेयर क्रिएट हो सके, कंपटीशन क्रिएट हो सके, जो हेल्दी कंपटीशन होगा, राइट? ठीक है। As conflict develop among various individuals and group, this indicates the shortcomings in the existing system. जैसे कि मान लो हम कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट क्या कर रहे हैं मैं बताती हूँ। एक कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ जब हमारा पहला स्टेज था पैंडेमिक का और ये स्प्रेड ऑफ दिस वायरस, उस समय एक सिचुएशन बना, क्या किया जाए, क्लास कब तक बंद रखा जाए, ठीक है ना। आप लोग तो उसके साथ उस समय थे नहीं, उससे पहले आपके सीनियर्स थे, मुझे याद है, आप तो उसके दौरान आए, राइट? वो आपसे थोड़े पहले वाले थे, आपके सीनियर्स थे। 13 दिन छुट्टी मिला, ठीक है ना, 13 दिन के लिए बंद कर दो भाई, अभी क्लास नहीं हो सकती। कुछ आइडिया भी नहीं आ रहा था कि ऑप्शन क्या करे, क्या दूसरा तरीका हो सकता है। एक आइडिया के साथ आए कि तब तक क्या करें, यूट्यूब क्लास करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा अनबन कैसे करेंगे, यूट्यूब मुझे नहीं आता, आज तक किया नहीं, होता है। वी आर एक्चुअली कंफर्टेबल इन आवर कंफर्ट जोन, और हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, ठीक है। हम उस कंफर्ट जोन में भले ही हम प्रॉब्लम हो, लेकिन वो प्रॉब्लम भी हमको कंफर्ट जोन लगने लगता है, क्योंकि हम उसको दूसरे के प्रॉब्लम से जब देखते हैं तो हमको आदत नहीं है ना दूसरे के प्रॉब्लम में रहने की, इसलिए हमारा अपना प्रॉब्लम भी हमको अच्छा लगता है, राइट? तो थोड़ा अनबन होता है, लेकिन देन होता है, ठीक है ना। फिर उसको किया जाता है, चलो यूट्यूब बना, एक एक यूट्यूब, दो यूट्यूब लोग शेयर करने लगे, और ऐसे ही क्लास चला। लेकिन
ऐसे तो नहीं चलेगा अब, ठीक है ना। ये तो बहुत लंबे समय से 3 साल से यही सब चीज हम लोग झेल रहे हैं। अब सिर्फ 1-2 यूट्यूब से क्या बच्चों की पढ़ाई होगी, खाक। तो अब क्या है, अब आपने क्या किया, फिजिकल और ऑनलाइन फॉर्म दोनों में अपने टीचर्स को बोला कि भाई आप तो सब लोग सीख लो, ठीक है ना। जिनको नहीं आता ऑनलाइन कुछ भी, वो भी सीखो। क्यों सीखो? क्योंकि अब जो सिस्टम में अगर हम नहीं सीखे तो बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स है। फिजिकल क्लासेस लेने में बहुत कठिनाई आ सकती है, समय समय पे ये लॉकडाउन लगा देगा सरकार। क्यों? क्योंकि वो जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि वो स्प्रेड ऑफ वायरस को रोकने के लिए जरूरी है। तो ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था अभी तक का फिजिकल क्लासेस का, उसमें जो शॉर्टकमिंग्स थी उसको कैसे पता लगाया? जब 2 लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट किया। एक लोगों ने कहा कि हमको ऑनलाइन मोड में भी जाना चाहिए, और एक लोगों ने कहा नहीं नहीं, आज तक हमने ऑनलाइन में क्लास नहीं किया, बच्चे क्या खाक ध्यान देंगे? फिजिकल क्लास में तो ध्यान देते नहीं है, अपना बस इधर उधर देखते रहते हैं। एक बार कान समेटता हूँ तो जाके सुनते हैं। ऑनलाइन क्लास में तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, हम उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? वो लोग नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ने वाले, ये सब नहीं चलेगा। समझ में आया? उसने अपना मत रखा, जिनका मत था कि ऑनलाइन, उन्होंने अपना मत रखा, ठीक है ना। अरे कैसे नहीं सुनेंगे, ठीक है ना, वो जरूर सुनेंगे क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है, राइट। वो नहीं सुनेंगे तो कब तक नहीं सुनेंगे? 2-4 बच्चे नहीं सुनेंगे तो बाकी के बच्चे उनको सुनाएंगे या बोलेंगे कि इनको निकाल दीजिए सर क्लास से, ये सारे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस तरीके का कुछ होगा, राइट। अब एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो आपको थोड़ा बहुत लूप होल्स था उसको भी आपने दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज ने कॉन्फ्लिक्ट किया, यानी पहले एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट किया, और फिर एक पॉइंट पर आए कि हाँ सर अब सही है, जब भी मौका मिले हम इसके लिए भी तैयार हैं। नाउ अब सब लोग कंफर्टेबल हो गए हैं, जो भी करवाना है करवा लीजिए सर, हमको सब आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपने हमें सिखा दिया, क्योंकि आपने बोल दिया कि यही न्यू नॉर्मल है। समझ में आया? तो शॉर्टकमिंग्स यानी एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर कुछ कमी है तो वो कैसे पता चलेगा? वो तभी पता चलेगा जब कोई आपको, इसीलिए कहते हैं निंदक नियर ही राखिए। मतलब कि जो निंदक है, जो क्रिटिक्स है, उसको आसपास रखो। अगर तुम्हारे आसपास रहेगा तो वो बताएगा कि क्या क्या गलत हो रहा है। नहीं तो सिर्फ तुम्हारे चट्टुकार रहेंगे तो तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा। अब चट्टुकार का क्या मतलब होता है? जो तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? उससे बिल्कुल नीचे चला जाता है, उससे ग्रोथ रुक जाता है। जो क्रिटिक्स है वो आपको सही तरीके से इवेलुएट करके बताते हैं कि क्या क्या कमी है, आप क्या क्या ठीक करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। समझ में आया? ये एफर्ट आपका सक्सेसफुल होगा। एंड ये लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट पे चलेंगे बाद के क्लास में। कॉन्फ्लिक्ट में बी यूज्ड एज ए डिवाइस टू ओवरकम मेनी फ्रस्ट्रेशंस एंड टेंशंस। कई बार कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस करना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। झगड़ा तो है, तनाव तो है, टेंशन तो है, लेकिन बोल नहीं रहे, बोल नहीं रहे, बोल नहीं रहे, बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। तो क्या होता है? बर्दाश्त करने से टेंशन होता है, राइट। हमारी रातों की नींद हराम हो जाती है, हमें लगता है कि ये क्या माथा पे किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया। वो होता कुछ नहीं है, वो हमारा अपना थॉट प्रोसेस होता है जो हमको डिस्टर्ब करता है। अगर आपको इतना फ्रीडम मिले, इतना स्पेस मिले किसी भी जगह पे, किसी भी रिलेशनशिप में, कि आप अपने उस प्रॉब्लम को, उस तनाव के कारण को एक्सप्रेस कर सकिए, बता सकिए, तो क्या होता है? शेयर कर दिया आपने, आपको एक आउटलेट मिल गया। जो आपके अंदर तुम भरा जा रहा था, उसको तुमने अपने दिमाग से एक दिन लड़ाई झगड़ा करके सब बात निकाल दिया, रो धो लिया, और फिर दोस्ती हो गई। समझ में आया? ये एक आउटलेट देता है आपको अपने टेंशन को बाहर निकालने के लिए। भरते रहेंगे, किसी और का कुछ नहीं जाएगा, आपकी तबीयत खराब होती जाएगी, ठीक है ना। धीरे धीरे वो आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर देगा। इसीलिए जरूरी है उसको एक्सप्रेस करके निकाल देना, राइट। चलिए, ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट के। अब लगा कि कॉन्फ्लिक्ट का भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है। अग्रीड? अब इसके बाद नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और उस दिन ये खत्म भी कर लेंगे। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं बचा होगा, हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। एंड देन स्ट्रेस, ठीक है ना। स्ट्रेस को मैं थोड़ा और भी शॉर्ट में खत्म करने की कोशिश करूंगी। इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हार्डली कुछ आपको 1-2 ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट नोट्स आए तो आए, राइट। ओके मैम, ठीक है, तो हम लोग, स्टेजेस का एक बार पिक्चर दिखा दीजिए। मैं आपको भेज देती हूँ, मैं आपको भेज देती हूँ। ओके। ये नोट्स भेजा नहीं मैंने अब तक तुम लोगों को? नो मैम। ये तो नो बहुत मैम। नाइंसाफी है। मैंने ये नेहा मैम को भेज दिया था एक्चुअली, तो उनको बोला था कि आप शेयर कर लेना, बच्चों को मैंने भेजा नहीं। हो सकता है उन्होंने चूंकि पढ़ाया नहीं तो शेयर करना भूल गई होंगी। मैं भेज देती हूँ, अभी भेज देती हूँ ओके तुम्हें, मैम। तुम्हारे ग्रुप में। लेकिन और कुछ पूछना है इसमें जो रह गया हो तो पूछ लो।
Okay. आप मैनेजरियल रोल्स बोल रहे थे हाँ, स्टार्टिंग में, वो क्या बिल्कुल। होता है? नहीं पता मैनेजरियल रोल जो जिसमें इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट किया जाता है, डिसीजन मेकिंग होता है, आपको मैम ने पढ़ाया होगा। वही स्टेप्स। अगर नहीं मालूम है तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है ना। ओके तब मैम। रोल्स क्या है, मैनेजर के रोल्स क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो 3 अलग अलग रोल्स हैं। मैं आपको एक डायग्राम बता करके इलाबोरेट कर दूंगी, आपको यस समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू क्लास। हाँ ठीक थैंक है, यू मैम। और प्रत्यय और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। हम लोग परसों मिलते हैं, ये पूरा खत्म कर देंगे। जो आपको मैनेजर रोल में कंफ्यूजन है वो भी डिस्कस कर देंगे, एंड देन हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट शॉर्ट में शुरू करेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू ऑल ऑफ